अध्याय 11 कांग्रेस विभाजन तथा क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय। 1907 में कांग्रेस विभाजित हो गई और लगभग इसी समय बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय हुआ। इन दोनों घटनाओं को अलग करके नहीं देखा जा सकता। नरमपंथी राष्ट्रवादियों की ऐतिहासिक भूमिका 1907 तक पहुंचते पहुंचते समाप्त हो गई, लेकिन इससे पहले के 30 वर्षों में इन राष्ट्रवादियों ने जो कुछ किया उसे एक महान सफलता ही कहा जाएगा। इन्होंने तमाम कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए संघर्ष किया। एक ऐसे समय में राजनीतिक संघर्ष चलाया जब समाज के एक बड़े तबके में राजनीतिक चेतना पहुंची तक न थी। इन नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने भारतीय राजनीति को एक नया मोड़ दिया, देश में नई राजनीतिक चेतना जगाई और बुद्धिजीवियों तथा मध्यवर्गीय लोगों को उनके सामूहिक हितों तथा राष्ट्रीयता के प्रति सचेत किया। उपनिवेशवाद की आर्थिक अवधारणा व उसके चरित्र को जनता के सामने उजागर किया, राजनीतिक कला का प्रशिक्षण दिया और पहली बार भारतीय जनता को लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा नागरिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया। जनता के मन में ये विश्वास बैठता जा रहा था कि अंग्रेजी हुकूमत बहुत उदार है, उसके हितों का ख्याल रखती है। नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने इस ख्याल को, इस विश्वास को तोड़ा। इन नेताओं ने भारतीय जनता को संगठित करने व फिरंगी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए सामूहिक राजनीतिक आर्थिक कार्यक्रम बनाए। बाद में इन्हीं नीतियों एवं कार्यक्रमों को लेकर राष्ट्रवादी संघर्ष छिड़ा। राष्ट्रीय कांग्रेस में इन नेताओं ने एक ऐसे संगठन को जन्म दिया जो बाद में सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन का रहनुमा बना। नरमपंथी आंदोलन की असफलताएं। लेकिन नरमपंथी आंदोलन की अपनी असफलताएं भी हैं। आम जनता में इनकी आस्था नहीं थी। जनता के बीच इन्होंने कभी काम नहीं किया, इसलिए वहां जड़ें भी नहीं जमा सके। इनका प्रचार भी आम जनता तक नहीं पहुंच सका। यही कारण था कि 1905 से 1907 के बीच पूरे देश में छिड़े स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व इन नरमपंथी नेताओं के हाथ में नहीं था। बंगाल इसका अपवाद था, जहां नरमपंथियों ने अपने प्रांत में इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। नरमपंथियों की राजनीति इस विश्वास पर आधारित थी कि वे फिरंगी हुकूमत पर दबाव डालकर राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों में सुधार लागू करवा लेंगे। उन्हें इसमें सफलता तो मिली, पर नगण्य। फिरंगी हुकूमत ने नरमपंथियों का आदर करने के बजाय उनका मजाक उड़ाया और उनके दमन पर उतारू हो गई। बंगाल विभाजन के खिलाफ नरमपंथियों का आंदोलन, जो महज अदालती लड़ाई तक ही सीमित था, असफल हो गया। फिरंगी हुकूमत ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया। नरमपंथी आंदोलनकारियों की असफलता का मुख्य कारण ये था कि वे राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में आवश्यक फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे ये महसूस न कर सके कि उनकी खुद की उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया है। राष्ट्रीय आंदोलन के नए चरण की जरूरतों के मुताबिक वे अपने को ढाल नहीं सके। इसको सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि नरमपंथी आंदोलनकारी उस समय की युवा पीढ़ी को अपने साथ न ले सके। नतीजा ये हुआ कि नरमपंथी राष्ट्रवादी फिरंगी हुकूमत के जाल में फंस गए। कांग्रेस के प्रति अंग्रेजी हुकूमत का रवैया। अंग्रेजी हुकूमत शुरू से ही कांग्रेस को शक की नजरों से देखती थी और राष्ट्रवादी भावना को किसी भी तरह पनपने नहीं देना चाहती थी। शुरू के कुछ वर्षों में कांग्रेस के प्रति अंग्रेजी हुकूमत का रवैया काफी नरम रहा, क्योंकि सरकार को विश्वास था कि कांग्रेस की गतिविधियां बौद्धिक बहस तक ही सीमित रहेंगी और चंद बुद्धिजीवी ही इसके दायरे में आएंगे। लेकिन जैसे ही सरकार को पता लगा कि कांग्रेस का दायरा बढ़ रहा है, वो भारतीय राष्ट्रीयता की वाहक बन रही है और प्रेस बड़े पैमाने पर जनता में राजनीतिक चेतना का काम करने लगा है, सरकारी अधिकारी कांग्रेस, राष्ट्रवादियों और प्रेस की आलोचना करने लगे। राष्ट्रवादियों को गद्दार, देशद्रोही, ब्राह्मण, अहिंसक, खलनायक और न जाने क्या क्या कहा जाने लगा। कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना बताया गया। कांग्रेसी नेताओं के बारे में कहा गया कि ये कुर्सी न पाने से विक्षुब्ध कुछ लोग तथा कुछ असंतुष्ट वकील हैं जो अपने सिवा किसी और का प्रतिनिधित्व नहीं करते। 1887 में तत्कालीन वायसराय डफरिन ने एक सार्वजनिक सभा में कांग्रेस की जमकर आलोचना की और कहा कि कांग्रेस मुट्ठी भर संभ्रांत लोगों का ही नेतृत्व कर रही है। तत्कालीन भारत के गृह सचिव जॉर्ज हैमिल्टन ने कांग्रेस को राजद्रोही बताते हुए उस पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया।
इस समय तक लड़ाकू अथवा नरमपंथी विचारधारा पनपने लगी थी। कांग्रेस नेता इस विचारधारा से अपने को अलग रखने लगे। इतना सब करने के बावजूद फिरंगी हुकूमत का कांग्रेस के प्रति द्वेष भाव कम नहीं हुआ। उल्टे फिरंगी हुकूमत और भी निर्ममता से कांग्रेस पर हमला करने लगी, उसे खत्म करने की कोशिशें करने लगी। इसके दो कारण थे। पहला ये कि नरमपंथी चाहे जितने उदारवादी हों, वे थे राष्ट्रवादी, उपनिवेशवाद विरोधी राजनीति के विचारधारा के प्रचारक। 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कहा था, गोखले या तो ये समझ नहीं रहे हैं कि वो जा कहां रहे हैं, और अगर उन्हें ये मालूम है तो वो बेईमान हैं। भारत में राष्ट्रीय चेतना जगाने की अपील और साथ ही ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादारी, दोनों काम आप एक साथ नहीं कर सकते। कुछ इसी तरह जॉर्ज हैमिल्टन ने 1900 में दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा था, आप अपने को अंग्रेजी हुकूमत का समर्थक बताते हैं, लेकिन जो कदम अंग्रेजी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए उठाए जाते हैं और उनके जो नतीजे निकलते हैं, उनकी आप आलोचना करते हैं। दूसरी बात यह कि अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी घुसपैठ नहीं है, अतः ऐसे मौके पर इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे कर्जन। लॉर्ड हैमिल्टन ने भी इसका जोरदार समर्थन किया। 1900 में कर्जन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूं, मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने तक से इनकार कर दिया। कांग्रेसी नेताओं के लिए इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होती। स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन तथा गरमपंथी राष्ट्रवादी विचारधारा ने जैसे ही जोर पकड़ा, अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों में तदनुसार बदलाव आया। अब राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक वैकल्पिक नीति तैयार की गई, नरमपंथियों को दुत्कारने के बजाय उन्हें अपने साथ लेने की नीति। 1907 में भारत के नए गृह सचिव जॉन मॉर्ले ने ये नीति बनाई। इस नीति के 3 उद्देश्य थे, दमन, समझौता और उन्मूलन। गरमपंथी व लड़ाकू राष्ट्रवादियों के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाइयां की जाने वाली थी, जिनका उद्देश्य नरमपंथियों में दहशत पैदा करना था। इसके बाद नरमपंथियों को कुछ रियायतें देकर रिझाने की और ये समझाने की योजना थी कि यदि वे गरमपंथियों से अलग हो जाएं तो उन्हें और भी रियायतें दी जाएंगी। नई नीति का मूल मकसद गरमपंथियों और नरमपंथियों की अलग थलग कर देना था। चाल ये थी कि यदि एक बार नरमपंथी सरकार के जाल में फंस गए तो गरमपंथियों को अपनी आसानी से खत्म किया जा सकता है, और एक बार गरमपंथी खत्म कर दिए गए तो नरमपंथियों को दुत्कारा जा सकता है। दुर्भाग्यवश नरमपंथी और गरमपंथी दोनों सरकार की कुटिल चाल की भांप न सके। फिरंगी हुकूमत ने कांग्रेसियों को फंसाने के लिए नए सुधारों का चारा फेंका। लॉर्ड मिंटो वायसराय बन चुके थे और जॉन मॉर्ले गृह सचिव। 1906 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में सरकार ने इन सुधारों पर कांग्रेस के नरमपंथी नेतृत्व से बातचीत करनी शुरू की। नरमपंथी कांग्रेसी नेता इन सुधारों पर सरकार से बातचीत करने और उसे मदद देने पर राजी हो गए। उल्लेखनीय है कि जिस समय इन सुधारों पर सदन में बहस हो रही थी, देश में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और सरकार इसे कुचलने के लिए हर तरह की दमनात्मक कार्रवाइयां कर रही थी। इस विसंगति का नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रवादी नेताओं में फूट पड़ गई। इससे पहले कि इस फूट के बारे में विस्तृत चर्चा की जाए, यहां ये बताना जरूरी है कि नरमपंथियों को गरमपंथियों और लड़ाकू नेताओं से अलग करने की अंग्रेजों की नीति के बाद के वर्षों में भी ये जारी रहा। बतौर उदाहरण, 1924 में स्वराजवादियों से, 1936 में नेहरू और वामपंथियों से तथा 1942 में हिंसक आंदोलन चलाने वालों से नरमपंथियों को अलग रखने की कोशिशें की गईं, उनमें फूट डालने की कोशिशें की गईं। फर्क केवल इतना था कि राष्ट्रीय नेतृत्व 1907 से 1909 की घटनाओं से सबक सीख चुका था, अतः वो अंग्रेजों के जाल में नहीं फंसा। तमाम मतभेदों के बावजूद राष्ट्रवादी आंदोलनकारी एकताबद्ध रहे। सूरत में कांग्रेस विभाजन।
1905 से 1907 के दौरान नरमपंथियों और गरमपंथियों के पारस्परिक मतभेद उभर कर सामने आ गए थे। हालांकि बंग भंग के खिलाफ दोनों एकजुट होकर लड़ रहे थे। गरमपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग न दिया जाए। नरमपंथी बहिष्कार आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। सरकार के साथ देशव्यापी असहयोग के वे बिल्कुल खिलाफ थे। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में ही अध्यक्ष के सवाल को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादाभाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन फिलहाल टल गया। दादाभाई नौरोजी को अलग अलग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। इस सम्मेलन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबद्ध 4 भारी भरकम प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन इन प्रस्तावों का मसविदा इतना अस्पष्ट था कि 1907 तक नरमपंथी और गरमपंथी इसे अपने अपने ढंग से परिभाषित करते रहे और आपस में लड़ते रहे। 1907 तक तो हालत ये हो गई कि ये दोनों खेमे एक दूसरे को ही अपना सबसे बड़ा राजनीतिक शत्रु मानने लगे। किंतु असली समस्या और भी गंभीर और गहरी थी। गरमपंथी आश्वस्त थे कि आजादी की लड़ाई शुरू हो गई है, जनता जागरूक हो चुकी है, अतः यही वो उचित समय है जब बंगाल में आंदोलन को और तेज किया जाए और इसे देश के और भी हिस्सों तक फैलाया जाए। इन्हें लगा कि आंदोलन में नरमपंथी राष्ट्रवादी सबसे बड़ी बाधा है। उस समय इन गरमपंथियों के नेता थे अरविंद घोष। गरमपंथियों ने नरमपंथियों से नाता तोड़ने और उनके हाथ से कांग्रेस का नेतृत्व छीनने का फैसला किया। ये भी तय किया कि यदि इसमें सफलता न मिली तो कांग्रेस पार्टी को विभाजित कर दिया जाएगा। इस प्रकार गरमपंथियों ने नरमपंथियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रचार शुरू कर दिया। नरमपंथियों के नेता थे फिरोज शाह मेहता। ये लोग भी विभाजन के लिए कमर कसे हुए थे। इनका मानना था कि गरमपंथियों के साथ रहना बहुत ही खतरनाक है। 20 साल की मेहनत से आज कांग्रेस का जो संगठन तैयार किया गया है, उसे गरमपंथी एक ही झटके में बिखेर देंगे। सरकार साम्राज्यवाद विरोधी किसी भी आंदोलन का दमन करने के लिए कमर कसे बैठी है। ऐसी हालत में दमन को न्योता देने का क्या औचित्य है? 1907 में गोखले ने नरमपंथियों को संबोधित करते हुए कहा था, आप सत्ता की ताकत को महसूस नहीं करते। यदि कांग्रेस आपके सुझावों पर चलेगी तो सरकार को इसे खत्म करने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। दूसरी बात यह कि राजनीति और प्रशासन में हिस्सेदारी का नरमपंथियों का सपना पूरा होने जा रहा था। गरमपंथियों के प्रभाव में आकर कांग्रेस यदि जल्दबाजी में कोई कदम उठाती तो इससे ब्रिटेन की लिबरल पार्टी की सरकार के नाराज होने का खतरा था। नरमपंथियों को लगा कि गरमपंथियों से दोस्ती महंगी पड़ेगी। उन्होंने सोचा है कि अभी मौका है, इनसे दामन छुड़ा लें। दोनों खेमे गुमराह। इस प्रकार देखा जाए तो नरमपंथी और गरमपंथी दोनों के सोच और अनुमान गलत थे, पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण से भी और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से भी। नरमपंथी ये नहीं समझ पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, न कि उनकी ताकत के डर से। गरमपंथी ये नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। साथ ही अभी उनकी ताकत इतनी नहीं बढ़ी है कि वे फिरंगी हुकूमत से लोहा ले सकें। उनकी समझ में ये बात भी नहीं आई कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, जहां एक सशक्त साम्राज्यवादी सत्ता शासन कर रही हो, कोई आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब उसका दायरा देशव्यापी हो और उसका नेतृत्व कोई सशक्त और लोकप्रिय संगठन कर रहा हो। ऐसी भी बात नहीं थी कि उस समय सचेत राजनीतिज्ञ न रहे हों। दोनों खेमों के 2 लोकप्रिय जन नेता तिलक और गोखले काफी परिपक्व राजनीतिज्ञ थे और राष्ट्रवादियों में फूट के खतरे को अच्छी तरह समझते थे। तिलक नहीं चाहते थे कि संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चे में कोई दरार पड़े। उन्हें मालूम था कि उस समय विभिन्न राजनीतिक धाराओं की एकता के बिना न तो कोई आंदोलन छेड़ा जा सकता था और न ही अपनी राजनीतिक मांगों को मनवाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव डाला जा सकता था। तिलक की रणनीति थी कि पहले अपनी राजनीतिक विचारधारा के प्रति व्यापक जन समर्थन जुटाया जाए, इसके बाद नरमपंथियों को समझौते के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन
महाराष्ट्र के उनके गरमपंथी समर्थकों और बंगाल के कुछ अति गरमपंथी आंदोलनकारियों ने उनकी रणनीति को सफल न होने दिया। तिलक समझ गए कि उनकी चाल कामयाब नहीं हो सकती। यही नहीं, अपने गरमपंथी समर्थकों के कारण तिलक को अरविंद घोष जैसे अत्यंत गरमपंथी नेता का साथ भी पकड़ना पड़ा। गोखले ने भी राष्ट्रवादी खेमे में विभाजन के खतरे को महसूस कर लिया था और इसे टालने के लिए भरसक प्रयास भी किए। 1907 में ही उन्होंने अपने एक मित्र को लिखा था, विभाजन का मतलब विनाश होगा और तब नौकरशाही के लिए दोनों वर्गों को दबाने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी। लेकिन गोखले का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली नहीं था कि वो फिरोज शाह मेहता जैसे ताकतवर तानाशाह के सामने टिक पाता। उन्हें भी अपने कुछ उग्र नरमपंथी समर्थकों के सामने घुटने टेकने पड़े। 26 दिसंबर को ताप्ती नदी के किनारे सूरत में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। गरमपंथी इस अफवाह से बेहद उत्तेजित थे कि नरमपंथी कलकत्ता अधिवेशन के चारों प्रस्तावों को निष्प्रभावी बनाना चाहते थे। पिछले 3 दिनों में सूरत में हुई जनसभाओं में नरमपंथियों की खिल्ली उड़ाई गई और उनके खिलाफ जहर उगला गया, जिससे नरमपंथी काफी दुखी थे। अतः पूरा अधिवेशन उत्तेजना और क्रोध के वातावरण में हुआ। गरमपंथी चारों प्रस्तावों को स्वीकार करने की गारंटी चाहते थे। इसके लिए नरमपंथियों पर दबाव डालने के उद्देश्य से उन्होंने विधिवत चुने गए अध्यक्ष रास बिहारी घोष का विरोध तक करने का निर्णय कर लिया। दोनों ही पक्ष अधिवेशन में तकरार के लिए तैयार होकर आए थे। थोड़ी ही देर में 1600 प्रतिनिधि एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, मारपीट पर उतारू हो गए और कुर्सियां फेंकने लगे। इसी बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने मंच पर एक जूता फेंका जो फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को लगा। इसके बाद पुलिस आई और उसने सभागार खाली कराया। कांग्रेस अधिवेशन समाप्त हो गया। इसमें जीत केवल अंग्रेजी हुकूमत की हुई। मिंटो ने तत्काल मॉर्ले को लिखा कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है। सूरत अधिवेशन की घटनाओं से तिलक हतप्रभ थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। अरविंद घोष ने बाद में लिखा भी कि तिलक जानते थे कि कांग्रेस में विभाजन बहुत बड़ा अनर्थ होगा, क्योंकि उनकी नजर में कांग्रेस उस समय एक राष्ट्रीय जरूरत, एक राष्ट्रीय सच्चाई थी और उससे बहुत सारी उम्मीदें थी। तिलक ने बाद में इस दरार को पाटने की कोशिशें भी की। अपने विरोधियों को चिट्ठी लिखकर खेद प्रकट किया। रास बिहारी घोष को कांग्रेस अध्यक्ष पद के रूप में स्वीकार किया और कांग्रेस की एकता के लिए काम करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन फिरोज शाह मेहता और उनके समर्थकों का अड़ियल रुख बरकरार रहा। उसमें जरा भी नरमी नहीं आई। वे समझते थे कि जीत उन्हीं की होगी, जबकि सच्चाई ये थी कि कांग्रेस विभाजन से दोनों में से किसी भी गुट को फायदा नहीं पहुंचा। उल्टे ये विभाजन दोनों गुटों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। सरकार ने इस घटना के फौरन बाद आतंकवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर दमनात्मक कार्यवाहियां शुरू कर दी। गरमपंथियों के अखबारों की जुबान बंद कर दी गई। इनके मुख्य नेता तिलक को 6 वर्ष के लिए मांडले जेल में भेज दिया गया। इस खेमे के प्रमुख सिद्धांतविद अरविंद घोष एक क्रांतिकारी षड्यंत्र में अभियुक्त थे और जब बेकसूर करार कर छोड़े गए तो उन्होंने पौंडीचेरी की राह पकड़ ली, राजनीति को त्याग धर्म को अपना लिया। विपिन चंद्र पाल ने भी अस्थायी रूप से राजनीति से संन्यास ले लिया और लाला लाजपत राय, जो सूरत अधिवेशन की घटनाओं के असहाय मूक दर्शक थे, 1908 में ब्रिटेन चले गए। वहां से 1909 में लौट कर आए तो फिर अमेरिका चले गए। ऐसी हालत में गरमपंथी कोई सशक्त वैकल्पिक दल नहीं बना सके जो आंदोलन को आगे ले जाता। सरकार इन्हें दबाने में सफल रही, हालांकि कुछ समय के लिए ही। नरमपंथियों को लगा कि अब उनके लिए पूरा मैदान साफ है। इन्होंने बनारस और कलकत्ता अधिवेशन में संघर्ष के लिए स्वीकृत तमाम क्रांतिकारी व जुझारू तरीकों को तिलांजलि दे दी। गरमपंथियों के एकता के सभी प्रस्तावों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। इन्होंने सोचा कि अब वे एक नई कांग्रेस का पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं, बकौल फिरोज शाह मेहता पुनर्जीवित नए रूप में सजी संवरी कांग्रेस। लेकिन आगे की बात कौन करे? ये लोग कांग्रेस की उन उपलब्धियों को भी संरक्षित नहीं रख सके जो इन्हें विरासत में मिली थी। कांग्रेस की शक्ति समाप्त प्राय हो चुकी थी और इसे पुनः इकट्ठा करने के तमाम प्रयास विफल हो गए। बिना किसी उत्साह व ताकत के कुछ दिनों तक ये कांग्रेस की गाड़ी खींचते रहे, लेकिन राजनीति में रुचि रखने वाले भारतीय जनों का
विशेषकर युवकों का समर्थन खोने के कारण कुछ ही दिनों के भीतर ये पार्टी एक अंतरंग मंडली बनकर रह गई। अधिकतर नरमपंथी नेता अपने अपने निजी कोटरों में लौट गए। केवल गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के कुछ सहयोगी कार्यकर्ताओं की मदद से मैदान में डटे रहे। राजनीतिक रूप से सचेत बहुसंख्यक भारतीय लोकमान्य तिलक व गरमपंथी राष्ट्रवादियों को समर्थन देने लगे। 1908 के बाद समूचा राष्ट्रीय आंदोलन पतन की ओर उन्मुख हो गया। 1909 में जब अरविंद घोष जेल से बाहर आए तो उन्होंने बदले हुए हालात पर टिप्पणी की। जब मैं जेल जा रहा था तो समूचा देश एक नए राष्ट्र की परिकल्पना संजोए जीवंत दिख रहा था। लाखों सुप्त दिलों में नई राजनीतिक चेतना हिलोरें लेने लगी थी। लेकिन जब मैं जेल से बाहर आया तो पूरा देश स्तब्ध मौन था। लेकिन आंदोलन की लहर थमने का मतलब ये नहीं कि जनता के दिलों से राष्ट्रीय संवेदनाएं भी खत्म हो गई थी। ये संवेदनाएं उनके दिलों में बरकरार थी। लोग आंदोलन के अगले चरण का इंतजार कर रहे थे। 1914 में जब तिलक जेल से छूटे तो उन्होंने सूरत अधिवेशन में पटरी से उतरी आंदोलन की गाड़ी को पुनः पटरी पर डाला। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों ने भी नरमपंथियों और गरमपंथियों दोनों को बहुत निराश किया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल काउंसिल में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या तो बढ़ाई गई, लेकिन अधिसंख्य प्रतिनिधियों का चुनाव अब भी अप्रत्यक्ष रूप से ही होना था। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का भी प्रावधान था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 68 प्रतिनिधियों में से 36 सरकारी अधिकारी और 5 गैर सरकारी व्यक्ति नामांकित किए जाते थे। 27 निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 6 का चुनाव बड़े जमींदार करते थे और 2 का चुनाव अंग्रेजी पूंजीपति। नए कानून ने सदस्यों को प्रस्ताव रखने और सवाल करने का अधिकार दिया। विभिन्न बजट प्रस्तावों पर मतदान का अधिकार भी दिया गया, लेकिन इन सब के बावजूद काउंसिलों को व्यावहारिक रूप से कोई अधिकार नहीं था। ये महज सलाहकार संस्थाओं का काम करती थी। लोकतंत्र व स्वशासन की बात यहां नहीं उठाई जा सकती थी। इस तरह इन तमाम सुधारों के बावजूद फिरंगी हुकूमत का अलोकतांत्रिक, विदेशी व शोषक चरित्र बरकरार रहा। मॉर्ले ने पार्लियामेंट में घोषणा की, अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि नए सुधारों के चलते प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंदुस्तान में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी तो वे गलतफहमी में हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार का मूल मकसद राष्ट्रवादी खेमे में फूट डालना और मुस्लिम सांप्रदायिकता को भड़काकर भारतीयों के बीच दिन ब दिन बढ़ती एकता को रोकना था। भारतीयों में एकता को रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक घृणित चाल चली। निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा जातीय व धार्मिक आधार पर किया गया। मुसलमानों के लिए सुरक्षित सीटें बनाई गई, जहां मुसलमान केवल मुसलमान उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे। इस कुटिल नीति के चलते ये जताने की कोशिश की गई कि हिंदुओं और मुसलमानों के राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक हित परस्पर मेल नहीं खाते। इस तरह अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाना एक ऐसा विष वृक्ष साबित हुआ जिसके चलते बाद में हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता की फसल उग आई। पिस्तौल और बम की राजनीति 1907 के अंत में भारतीय राजनीति में एक और मोड़ आया। फिरंगी हुकूमत के कारनामों से विक्षुब्ध बंगाल के युवकों ने व्यक्तिगत वीरता और क्रांतिकारी आतंकवाद की राह पकड़ी। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने व आजादी के लिए संघर्ष करने के लिए उनके पास और कोई तरीका बचा भी नहीं था। नरमपंथी राजनीति अव्यवहारिक हो चुकी थी, सरकार दमन पर उतारू थी और गरमपंथी राजनीति भी असफल सिद्ध हो रही थी। ये घटनाएं भी क्रांतिकारी आतंकवाद को पनपाने के लिए जिम्मेदार थी। सरकारी अधिकारियों के दंभ और उनकी दमनात्मक कार्रवाइयों ने बंगाल के युवकों को विद्रोही बनाया। इन्हें लगा कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। नरमपंथियों की राजनीति इन्हें भिखमंगी राजनीति लगी। बम की राजनीति के लिए गरमपंथी राजनीति भी जिम्मेदार है। गरमपंथी जनता को सही नेतृत्व नहीं दे सके। हालांकि आंदोलन के लिए जो नीतियां व कार्यक्रम इन्होंने निर्धारित किए वे सही थे। इन्होंने आंदोलन को महज प्रचार व प्रतिरोध तक सीमित न रखकर उसे जुझारू रूप देने की बात कही। बहिष्कार आंदोलन को महज विदेशी कपड़ों के बहिष्कार तक सीमित न रखकर इसे विदेशी अदालतों,
शिक्षा संस्थानों इत्यादि के बहिष्कार तक ले जाने की घोषणा की गई। युवकों से बलिदान के लिए तैयार रहने की अपील की गई। सीधी कार्रवाई करने की भी घोषणाएं हुई, लेकिन इनमें से किसी पर अमल नहीं किया जा सका। गर्मपंथी ये नहीं तय कर पाए कि इन पर अमल के लिए क्या तरीके अपनाए जाएं। वे ऐसा कोई संगठन भी नहीं बना पाए जो आंदोलन को आगे ले जाता। यही नहीं, ये जनता को ये भी नहीं समझा सके कि उनकी नीतियां व कार्यक्रम किस मामले में नरमपंथियों से अलग हैं। बात दीगर है कि ये नरमपंथियों की तुलना में अधिक जुझारू थे। अंग्रेज इनसे ज्यादा कुपित थे और इन्हें ही ज्यादा गालियां देते थे। ये लोग कहीं अधिक बलिदानी थे और हर तरह के संकटों का मुकाबला करने को तैयार रहते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि आंदोलन को कैसे आगे ले जाया जाए। ये जनता के सामने नए राजनीतिक संघर्ष अथवा जन आंदोलन के लिए कोई नई रणनीति भी नहीं रख सके। नतीजा ये हुआ कि 1907 की समाप्ति होते न होते गर्मपंथी भी राजनीतिक मौत के कगार पर पहुंच गए। इसका एक और कारण था कि गर्मपंथी अपनी ज्यादातर ऊर्जा नरमपंथियों की आलोचना करने और कांग्रेस पर अपना कब्जा जमाने में जाया करते थे। जहां तक नरमपंथी राजनीति का सवाल है, 19वीं सदी की समाप्ति के साथ ही युवा वर्ग का इसके प्रति मोह भंग हो चुका था और अब वे गर्मपंथियों से भी निराश हो गए। आंदोलन और प्रतिरोध के बारे में महज लफ्फाजी से युवा वर्ग अब संतुष्ट होने वाला नहीं था। फिरंगी हुकूमत से बेइंतहा नफरत करने वाले इन युवाओं ने तय किया कि किसी भी तरह फिरंगी हुकूमत को उखाड़ फेंकना है। इसके लिए चाहे जितना बल प्रयोग करना पड़े करेंगे, जो भी तरीका अपनाना पड़े अपनाएंगे। इस तरह की कार्रवाई का समर्थन करने वाले अखबार युगांतर ने अप्रैल 1906 में धारीसाल सम्मेलन में पुलिस लाठीचार्ज के बाद लिखा, अंग्रेजी हुकूमत के दमन को रोकने के लिए भारत की 30 करोड़ जनता अपने 60 करोड़ हाथ उठाए। ताकत का मुकाबला ताकत से किया जाए। पर मुख्य सवाल था कि बल प्रयोग का कौन सा तरीका अपनाया जाए। इसके लिए देशव्यापी जनमत तैयार करने की जरूरत थी, जो एक कठिन एवं दीर्घकालिक काम था। सेना को फिरंगी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार करना भी आसान काम नहीं था। क्रांतिकारी युवकों ने इन्हें दीर्घकालीन उद्देश्य माना और तत्काल के लिए आयरलैंड राष्ट्रवादियों और रूसी निहिलिस्टों यानी विनाशवादियों व पॉपुलिस्टों के संघर्ष के तरीकों को अपना लिया। बदनाम अंग्रेजी अफसरों की हत्या की योजना बनी। इनका मानना था कि इस तरह की हत्या से अंग्रेजी शासकों का दिल दहल जाएगा, भारतीय जनता को संघर्ष की प्रेरणा मिलेगी और उनके दिल से अंग्रेजी हुकूमत का डर खत्म हो जाएगा। इस तरह की प्रत्येक हत्या और पकड़ जाने पर क्रांतिकारियों को फांसी देने से संघर्ष और जोर पकड़ेगा। इस संघर्ष के लिए बलिदानी युवकों की जरूरत थी। युवकों से अपील की गई और देखते ही देखते तमाम युवक इस संघर्ष में शरीक हो गए। आजादी के लिए बलिदान नए खून का आदर्श बन गया। यहां एक बार फिर गर्मपंथियों ने युवकों को सही दिशा नहीं दिखाई। साहस और बलिदान के लिए युवकों की तारीफ तो की, लेकिन खुद को उनसे अलग रखा और इस तरह के संघर्ष की व्यर्थता के प्रति उन्हें चेतावनी भी नहीं दी। जन आंदोलन की भूमिका के प्रति सही समझ रखने के बावजूद गर्मपंथी न तो अपनी क्रांतिकारी ऊर्जा को कोई सकारात्मक अभिव्यक्ति दे सके और न ही युवकों को ये समझा सके कि व्यापक जन आंदोलन पर आधारित क्रांति और व्यक्तिगत वीरता पर आधारित क्रांतिकारी भावना में बहुत फर्क है। वे इस अवधारणा का कि हिंसात्मक तरीके अपनाना ही क्रांतिकारिता है विरोध करने में भी असफल रहे। इस तरह की अवधारणा को अरविंद घोष ने बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। शायद इसके पीछे ये भावना काम कर रही थी कि ऐसे बहादुर युवकों की, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए फिरंगी हुकूमत बेचैन है और गालियां दे रही है, राजनीतिक आलोचना करना उचित नहीं है। लेकिन इस तरह की क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों का राजनीतिक